नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ मियां नसरुद्दीन पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लेखिका के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 में गुजरात में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित कराने वाली लेखिका कृष्णा सोबती की कृति हम हशमत का संस्मरण के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। कम लेखन को विशिष्ट लेखन मानने वाली कृष्णा सोबती ने अपने संयमित लेखन के बावजूद अनेक कालजयी रचनाएं भी लिखी हैं। भारत पाकिस्तान पर लिखी उल्लेखनीय रचनाओं में यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि है। साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित कृष्णा सोबती ने अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता से एक नया पाठक वर्ग निर्मित किया है। कृष्णा सोबती के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। आइए अब पाठ पर आते हैं। ये मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र है। ये शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जो कि एक संस्मरण है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन रोटी पकाने की अपनी खानदानी महारत को प्रकट करते हैं कि वो तरह तरह की रोटी बनाना जानते थे। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और श्रम पूर्वक सीखने का असली हुनर मानते हैं। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि कैसे उनकी मुलाकात मियां नसरुद्दीन जी से हुई। एक दिन दोपहर का समय था। लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। अचानक क्या देखती हैं कि एक अंधेरी सी साधारण सी दुकान पर बहुत सारा आटा मला जा रहा है। और ये कुछ जानने का उनका मन होता है कि इतना आटा क्यों लगाया जा रहा है। पूछने पर पता चलता है कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान है। उन्होंने झांक कर देखा तो मियां अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे, मतलब बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई की चमक थी। मियां ने समझा कोई ग्राहक आया है। मियां ने नजर उठाई और पूछा, फरमाइए। लेखिका झिझक गई और कहने लगी, आपसे कुछ सवाल करने हैं, आपको वक्त तो है ना। मियां नसरुद्दीन ने भी जैसे पंच अपना सर हिलाते ना, उसी पंच हजारी अंदाज में अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, पूछिए आपको क्या पूछना है। कह तो दिया, लेकिन मियां नसरुद्दीन ने घूरा और फिर पूछा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं है, मतलब अखबार वाली तो नहीं है आप, क्योंकि ये तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले
दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मियां नसरुद्दीन का कहना था कि कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहती है। लेखिका मियां नसरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत गर्वित महसूस करती हैं कि वो अपने इस खानदानी पेशे पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। इसीलिए लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटी बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। तब मियां नसरुद्दीन ने बड़े ही बेपरवाह खास अंदाज से उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बकरत शाही घड़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद मतलब पिताजी की खिदमत में रहकर ही सीखा है। आगे यहाँ मियां नसरुद्दीन बता रहे हैं कि रोटी बनाने का भी एक हुनर है और एक ये साधना है। अगर इस साधना को हम नहीं करेंगे तो साधना में महारत हासिल नहीं हो। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि वह हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो क ख ग घ से प्रारंभ करते हैं और तब हम छोटी से बड़ी कक्षा में, फिर उससे बड़ी कक्षा में, फिर उससे बड़ी कक्षा में पहुंच जाते हैं। उसके बाद ही तो हम सारी कक्षाओं को पार करने के बाद एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, तभी तो हम शिक्षित कहलाते हैं। ऐसे ही मियां नसरुद्दीन बताते हैं, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना, बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथ से किए। ये सब कार्य करके रोटी बनाने का ये तरीका, ये इल्म उन्होंने सीखा। और वो बताते हैं कि वे दुकान पर भी वे सीधे आकर नहीं बैठ गए। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने बहुत समय तक खोमचा भी लगाया था। खोमचा मतलब ठेली, ठेली भी लगाई थी। इसके बाद लेखिका बताती है कि उन्होंने जो मियां नसरुद्दीन थे, उन्हें अपने खानदानी होने पर बड़ा गर्व था। खानदान का नाम जैसे ही आता था वे एकदम गर्व से फूल उठते थे और अपने खानदान की बड़ाई करने के लिए वे कुछ ऐसी बातें भी कह गए जिसका कोई तर्क नहीं था। खानदान के नाम से वे गर्व से फूले नहीं उठते थे। वहीं नसरुद्दीन जी ने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। अब वो लेखिका को बताते हैं, उन्होंने वे चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई और बादशाह ने बहुत बड़ाई की। अब वो बताते हैं कि जब वो बड़ाई करते हैं तो बताते हैं, वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे अपने खानदान का बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज बनाई थी
जो ना पानी से पके, ना आग से पके, ना पानी से बने, उस वस्तु का नाम क्या था? लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ कार्य करते थे। जब लेखिका ने अत्यधिक प्रश्न किया तो उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है जो बार बार हमसे उस बादशाह का नाम पूछ रही है। इसके बाद लेखिका बताती है कि वो किस प्रकार उस शौक है, शौक एवं कद्र के अभाव का दर्द बताते हैं कि कला जो है आजकल कैसे समाप्त होती जा रही है। जो हुनर है आजकल, हुनरमंदों की जो समाज में इज्जत होनी चाहिए, जो मान सम्मान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से मियां नसरुद्दीन ने अपने यहाँ काम करने वाले बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। लेखिका ने जब उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं, बेकार में काम नहीं कराते। अगर अपने यहाँ किसी को रख रखा है तो उसे बाकायदा मजदूरी भी दे रहे हैं। उन्होंने लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर उन्होंने फटाफट कई नाम गिनवा दिए। उन्हें पूछा कि आप 56 प्रकार की रोटी बना सकते हैं तो उनके नाम गिनाइए, तो उन्होंने फटाफट ये ऐसी रोटी, तुनकी रोटी, महीन रोटी, रूमाली रोटी, तावबानी, बेसनी, खमीरी, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर और तुनकी के बारे में बताया उन्होंने कि तुनकी तो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, कि हम किस दिन आपको खिलाएंगे। एकाएक मियां की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब कुछ अचानक उन्हें याद आ गया। लेकिन पिछली यादों में खो गए वो। पहले के जमाने का खाने पकाने का शौक अब कैसे है? और क्या कहने लगे कि वो जमाने तो उतर गए और अब तो ना तो खाने वाले रहे हैं और ना ही खिलाने वाले रहे हैं। ना तो लोगों को शौक है, ना उन चीजों की कद्र है। आज के जमाने में तो भारी व मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। उनका कहना था कि पहले जैसा जमाना नहीं रहा है, अब समय बदल गया है, लोगों के पास समय नहीं है, इसीलिए लोग जो उपलब्ध होता है उसी से पेट भरकर अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। थैंक यू।